जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, केजरीवाल, अमृतपाल आज के दिन जिस तरीके से खबरों के अंदर बने हुए हैं, और अमृतपाल तो एक बहुत तगड़े वाला सस्पेंस बना हुआ है। इंडियन मीडिया से लेकर हर जगह पर ये जिसे कहते हैं ना, एक हॉट केक बना हुआ है कि हर कोई इसके अंदर उलझना चाहता है, इसके बारे में जानना, समझना, बातचीत करना, डिस्कशन, सब चीज़ें इसके अंदर चाहता है। उसमें केजरीवाल का जो रोल है वो बड़ा सस्पिशियस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं इसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक बात आपको बता दूँ कि मैं बहुत से कमेंट्स देखता हूँ कि इसका आईएएस के एग्ज़ाम से या यूपीएससी के एग्ज़ाम से कोई लेना देना है, आएगा नहीं आएगा। दोस्तों, खालिस्तान एक इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, और इंटरनल सिक्योरिटी यूपीएससी का एक इंटीग्रल सब्जेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पेपर नंबर 3 के अंदर इसमें से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। इसी के साथ पॉलिटिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों जब आपस में जुड़े हों तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंटरव्यू के अंदर आपसे इस तरीके वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं और आपको उन सवालों के जवाब देने पड़े। तो दोस्तों, इतना समझ लीजिए कि ये सवाल पेपर में आते हैं, और इसीलिए मैं इन पर डिस्कशन करता हूँ। थोड़ा कभी कभार केजरीवाल के नाम पर इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये धोखेबाज इंसान जो है, जिसने सबको धोखा दिया है, मैं इससे थोड़ा सा, क्योंकि आंदोलन से जुड़े एंड ऑल, तो उससे कहीं ना कहीं एक भावनाएं हो जाती हैं। अदरवाइज रियलिटी ये है, सारा टॉपिक यूपीएससी से रिलेटेड है। एक ओपिनियन जो डिस्कस होता है वो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर कि केजरीवाल का अमृतपाल सिंह बचाओ प्लान क्या है। देखो, असलियत में सवाल यही है कि सबसे पहले आप यही पूछेंगे कि अमृतपाल को ये बचाएगा क्यों। देखो यार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सरकार बनाती है तो उसको किसी ना किसी तरीके के एक मास वोट बैंक की जरूरत होती है। उसमें कोई पार्टी उठा लीजिए, उसको वो वोट बैंक अगर नहीं मिलता तो वो पार्टी सरकार के बारे में तो भूल जाए कि वो सरकार बना पाएगी। जैसे अगर कांग्रेस को देखें तो एक समाजवाद के नाम पर मध्यम दर्जा, जो निचला तबका था, वो कांग्रेस को सपोर्ट करता था। बाद में कांग्रेस ने मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू करी तो वहाँ पर वो पॉलिटिक्स आना शुरू हो गया, और लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो फिर मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स अच्छी खासी कांग्रेस को फायदा देती रही। लेकिन बाद में अगर समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती, सब इन सब का अपना एक मास बेस है। इसी तरीके से सिखों का अपना, अकाली दल का अपना एक मास बेस, शिवसेना का अपना एक मास बेस, मराठी के नाम पर हर पार्टी का अपना एक मास बेस हमेशा होता है, और उस मास बेस के दम पे ही वो पार्टी सरकार बना पाती है, अब अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। केजरीवाल को मोटे तौर पर दिल्ली के अंदर जो बड़ा मास बेस मिला वो 2 सेक्शंस में मिला। पहला वो जो कि कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी माइंडसेट रखता है, और उसमें बड़ा सेक्शन, या यूं कहें कि मेजॉरिटी वोट मुस्लिम्स का, मुस्लिम लगभग दिल्ली के अंदर 15-16% के आसपास है, तो वो 15-16% का मुस्लिम वोट एक मुश्त केजरीवाल को शिफ्ट हुआ। उसका दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला वो गरीब तबका, जो दिल्ली की महंगी जिंदगी को अभी इस टाइम पर नहीं झेल पा रहा है, और उसे किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए, या यूं कहें एक सांत्वना भरा मामला चाहिए। उसे 200 यूनिट बिजली और पानी का जो कुछ अमाउंट है वो फ्री चाहिए। वो एक पूरा का पूरा आपको यहां पर दिखाई देगा, और ये वोट बैंक केजरीवाल को मिला। लेकिन अगर आप पंजाब में जाकर देखें तो पंजाब के अंदर आपको सिख वोट बैंक अकाली दल के साथ खड़ा हुआ मिलेगा, वो वोट बैंक कांग्रेस को के साथ भी खड़ा हुआ मिलेगा, और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर बीजेपी को तो बहुत छोटा सा वोट बैंक, या यूं कहें वोट था ही नहीं, लेकिन बाकी सबको कहीं ना कहीं पूरा का पूरा वोट जो है वो अकाली और कांग्रेस के बीच में डिवाइडेड था, सिख वोट बैंक खासकर। अब ऐसी सिचुएशन में आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक की बात नहीं कर सकती, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो लगभग 1 या 2% है, उसके दम पर सरकार बनाना पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पर केजरीवाल को, के फॉर केजरीवाल, के फॉर खालिस्तान, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं जो केजरीवाल मेंशन कर रहा हूँ वो किसी दुनिया के किसी दूसरे केजरीवाल के बारे में नहीं, केवल और केवल वो केजरीवाल
जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है उसकी बात कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल की। तो कृपया करके कि कोई बाकी दूसरा भाई नाराज होके मेरे ऊपर मुकदमा ना कर दे, क्योंकि ऐसे मुकदमे में राहुल गांधी नहीं बच पाया। मेरे तो औकात क्या, मेरा किसी कम्युनिटी विशेष के खिलाफ कोई भी समस्या नहीं है, सारे मेरे भाई बंधु हैं, बस इस एक इंसान को छोड़कर। तो जो खालिस्तान है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो खालिस्तान का एक बेस जो है वो 1984 से कुंठाग्रस्त जीवन जी रहा था। और वो कुंठाग्रस्त जीवन इस तरीके का था जिसके अंदर उनको ऐसा लग रहा था कि अब भिंडरवाला के जाने के बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं रही और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ओपनली खालिस्तान के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी या दिखा पा रही थी। ऐसी सिचुएशन में अकालीज जो हैं, अकाली दल को भी खालिस्तान से कहीं ना कहीं एक तरीके का दूरी बनाना पड़ रहा था, क्योंकि बीजेपी के साथ सपोर्ट होने का सीधा मतलब ये है कि अकालियों से दुश्मनी या अकालियों की खालिस्तान से दूरी, क्योंकि बीजेपी और खालिस्तान का 36 का आंकड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि खालिस्तान एक सेपरेटिस्ट पावर है और बीजेपी एक नेशनलिस्ट पावर है। नेशनलिस्ट हमेशा देश को एक रखने की कोशिश करेगा और सेपरेटिस्ट जो है उसको बांटने की कोशिश करेगा। और यहां अगर आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं तो वो ना तो नेशनलिस्ट है, ना ही वो सेपरेटिस्ट है, वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो अवसरवादी है। और इस अपॉर्चुनिस्ट की खास बात ये होती है कि अपना काम बनता और शायद सीधी सी शायद क्या पक्की बात है, बाढ़ में जाओ जनता, भविष्य देश का क्या होगा इससे मतलब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री बन गया, मेरे बच्चे विदेशों में जाके सेटल हो जाएंगे, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को तरक्की करनी है, चाहे मैं एक बोतल के साथ एक बोतल शराब फ्री में बेच के दूं, चाहे मैं सब कुछ लुटा के दूं, मेरे को पैसा कमाना है। चाहे मैं कोई भी वो जो कोई भी स्कूल के कमरे 25 लाख रुपए का एक कमरा बनाने का पैसा खा जाऊं, कुछ भी खा जाऊं, पैसा खाऊंगा। अपॉर्चुनिस्ट, ये अवसरवादी है। अब खेल यही है, अकाली दल जब तक बीजेपी के साथ है तब तक उसका खालिस्तान से दूरी बनाए रखना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में ये मिस्टर केजरीवाल जो है वो खालिस्तान के अंदर अपना एक वोट बैंक ढूंढता है। अब जब ये वोट बैंक ढूंढेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो खालिस्तान है इसको भी एक ऐसी पॉलिटिकल पावर चाहिए जो कि मतलब ऐसा पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए जो कि इनके मूवमेंट को सपोर्ट कर सके। यही कारण है कि अगर आप देखें तो चाहे मोदी जी का काफिला रोकना हुआ, चाहे उस काफिले को रोकने के बाद ओपनली इनका एक प्रोटेस्ट मार्च कहो या डिमांड मार्च कहो, ये खुलकर उसको सपोर्ट करना और कि भाई हमें चाहिए खालिस्तान। कोई भी देश जितना मर्जी लिबरल क्यों ना हुआ, देश को तोड़ने वाली ताकत को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? भाई सीधी सी बात है, मैं डेमोक्रेसी का सपोर्टर हूं, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सपोर्टर हूं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उस आदमी को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो ये कह रहा है कि मुझे हिंदुस्तान से अलग होना है। मैं एक सेकंड भी उस इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी नज़र में वो देशद्रोही है और जो सरकार उस देशद्रोही का दमन करेगी मैं उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ हूँ। और मैं हर उस इंसान को सम्मान करूँगा जो इस सेपरेटिस्ट पावर, खालिस्तान जैसे सेपरेटिस्ट पावर का अपोज करेगी। और वो हर इंसान मेरा दुश्मन है जो मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है और खालिस्तान के नाम पर चूंकि आवाज़ नहीं निकल रही है, हर वो आदमी मेरा दुश्मन है। मेरे लिए मैं उससे नफरत करता हूं। केजरीवाल ऐसे लोगों में से एक है। ये जो बड़ी बड़ी बातें अभी थोड़े दिन पहले करके गया था ना कि जी हमारे देश को नहीं टूटने देंगे, एक शब्द खालिस्तान के खिलाफ नहीं किया, एक शब्द इसने अमृतपाल के विरोध में नहीं किया। हवाबाजी करके चला गया। इसका मतलब ये है तू भी खुश और तू भी खुश। मैं ऐसे बीच के बंदों के साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, खासकर देश के मामले में। यहां पर यही हुआ, केजरीवाल के रूप में इनको एक सपोर्टिंग पार्टी मिल गई। उस पार्टी को पिछले वाले 17 वाले इलेक्शंस के अंदर 22 सीटें देना अपने आप में बड़ा मतलब सपोर्ट होता है। इस बार वो सपोर्ट जो बेस था वो और ज़्यादा बढ़ाकर उसे लगभग अच्छा खासा बना दिया गया और एक अच्छी खासी सीटें इसे प्रोवाइड कर दी गई। अब खेल यहीं से शुरू होता है।
कि भैया खालिस्तानी साफ कह रहे हैं कि केजरीवाल भाई साहब आपको हमने सपोर्ट दिया है, अब आप चुप बैठ जाना, हम जो कर रहे हैं वो करने दें। और यही एक कारण था कि किसी भी कॉम्पिटेंट लीडर को वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने की जगह भगवंत मान जैसे एक बंदे को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके पीछे राघव चड्ढा से लेकर एक से बढ़ के एक जो इनके घाघ नेता थे, जो मतलब करप्शन में और बेईमानी में और श्रूडनेस में केजरीवाल से भी ज़्यादा बढ़ के थे, उन सबको उसके पीछे बिठा दिया गया। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोच कर देखिए, भगवंत मान जैसा इनकम्पिटेंट बंदा और अयोग्य बंदा, शराबी, यार सोच कर देखो, आपका मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री इतनी शराब पी लेता है कि जर्मनी की फ्लाइट में से उसे बाकायदा उतार दिया जाता है। जहाँ तक मुझे खबर पता है, मैं एग्जैक्टली उस डेट को नहीं बता पा रहा, कि भाई इसे मुख्यमंत्री रहते हुए जर्मनी की फ्लाइट से इसलिए उतार दिया क्योंकि ज़्यादा शराब पी रखी थी। कितनी बेइज्जती हुई होगी भारत की, ये बताओ ज़रा। अब ऐसी सिचुएशन में खालिस्तान को बेस मिल रहा है केजरीवाल का, और जैसे ही इस केजरीवाल का बेस या सपोर्ट मिलना शुरू होगा, खालिस्तान ग्रो करना शुरू करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में ही अमृतपाल एकदम से इंडिया के अंदर लैंड करता है, और ये अमृतपाल सिंह अपने वो सारी कारस्तानियां करनी शुरू करता है जो कि खालिस्तान को मजबूत करे और भारत से अलग होने के लिए मोटिवेट करे। केजरीवाल सरकार उस मामले में चुप बैठी हुई थी। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रही है। अब खालिस्तानियों ने इसे हाथों हाथ लिया, लेकिन केजरीवाल के पास एक तो पंजाब है, और दूसरा जो है, इसे नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब भले ही बड़ा स्टेट और पूरा स्टेट है, लेकिन दिल्ली भी है, और दिल्ली के आसपास के इलाकों में धीरे धीरे से ही लेकिन केजरीवाल की पार्टी को थोड़ा सा पसंद किया जाने लगा था। लेकिन जैसे ही केजरीवाल खालिस्तान के मामले में एक साइलेंट सपोर्ट देता हुआ नजर आने लगा, पूरी की पूरी दिल्ली की जो जनता थी, आसपास की जनता जहां इसका मास बेस बढ़ रहा था, उसने इससे किनारा करना शुरू कर दिया। यकीन मानिए, दिल्ली की कई जगहों से ऐसी ऐसी खबरें आई हैं जिनमें दिल्ली के सिखों ने ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धक्के दे के भगाया है, थप्पड़ मार के भगाया है। जहां तक मेरे को अंदर की खबर है, एक आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर तो पत्थरबाजी कर दी गई। 15-20 सिख आए और उन्होंने पत्थरबाजी करी कि तेरे उस नेता को जाके समझा के खालिस्तानी को रोक दे और उस अमृतपाल को सबक सिखाए। ये प्रेशर क्रिएट हुआ है केजरीवाल पर। जो ग्राउंड लेवल से केजरीवाल के पास रिपोर्ट्स जाने लगी ना, तो दोस्तों दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों से कि बेटा थप्पड़, और वो जो हरियाणा वालों ने पीटना शुरू कर दिया इनके कार्यकर्ताओं को कि तुम खालिस्तान को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। अब केजरीवाल फंस गया। एक तरफ ये, और दूसरा इसने हमारे अमित शाह जी को जो है वो धमकी दे दी कि भाई मैं उनका भी वही हाल करूंगा जो इंदिरा गांधी का किया। सोच कर देखिए, हमारे गृह मंत्री इतने कमजोर हो गए कि एक 2 पैसे का ट्रक ड्राइवर, 2 टके का दुबई के अंदर ट्रक ड्राइविंग करने वाला, और जाके ये हमारे गृह मंत्री को इस तरीके की धमकी देगा। भाई ट्रक ड्राइवर का सम्मान है, लेकिन अगर वो भाई हमारे गृह मंत्री को इस तरीके की धमकी देगा, गर्दन उतारने को तैयार है ऐसे लोगों की। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे देश का सवाल है, देश की सम्मान का सवाल है, इंटीग्रिटी का सवाल है। अब ऐसी सिचुएशन में अमृतपाल सिंह के ऊपर दबाव बनाने के अलावा कोई, सोच के देखो यार, अमृतपाल सिंह हजारों लोगों की भीड़ लेके पहुंच जाता है और पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनी फिरती है, चुप बैठी रहती है। अब ये तो गृह मंत्रालय जब बीच में घुसा, तो अब सोच कर देखिए प्लेयर कितने हो गए। एक तरफ है केजरीवाल, वो ये कह रहा है, वो चुप बैठा हुआ है। दूसरी तरफ है यहां पर भगवंत मान, जो ये कह रहा है, भगवंत मान जो शराबी है, उसे खुद ही नहीं पता कि भाई करना क्या है। तीसरी तरफ अमृतपाल सिंह है, और चौथी तरफ खिसकती दिल्ली है। केजरीवाल यहां फंस चुका है। अब यहां केजरीवाल ने इस अमृतपाल को भी
बचा लेने का गेम प्लान तैयार किया, क्योंकि अब आगे कुआं पीछे खाई कैसे कि अगर आप अमृतपाल को टारगेट करोगे तो इसके पीछे डफड़ा खालिस्तान जो है तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा और खालिस्तान जो है वो भगवंत मान की कुर्सी जाएगी। यानी एक लौता जो कंप्लीट स्टेट पाक ये अरविंद केजरीवाल के पास है वो हाथ से निकल जाएगा। वहीं अगर पंजाब के अंदर कुछ नहीं किया तो दिल्ली जो पहला स्टेट है वो एंटी खालिस्तान माइंडसेट रहता है, वो निकल जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई। केजरीवाल फंस चुका था और रही से ही कसर मनीष सिसोदिया की जो वो क्या नाम है उसका जेल भेजने वाला जो प्रकरण है उसने पूरी कर दी। चारों तरफ से मामला इस तरीके से अटक चुका था। अब केजरीवाल शातिर तो है और गजब का शातिर है। इसने एक गेम खेला। गेम क्या था? अब केजरीवाल जो है झूठे आरोप लगाने में यकीन मानो इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अब केजरीवाल ने क्या गेम खेला कि भैया मोदी जी पे आरोप लगाओ कि अडानी तो बस मैनेजर है, मोदी जी पैसा असली मोदी जी का घूम रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी पूछा था कि जलील इंसान ये बता दे तेरे पास कोई प्रूफ है या तू यहां से भी आरोप लगा के भाग जाएगा। अगर तो प्रूफ है तो बता, वरना आरोप मत लगा, प्रूफ दे। क्योंकि पिछली बार भी शीला दीक्षित से लेकर न जाने कितने नेताओं के ऊपर तूने आरोप लगाए और तू भाग गया, माफी मांगता फिर रहा था, पैर पकड़ता फिर रहा था। सुनने में तो यहां तक आया कि भाई साहब इस बंदे ने कोर्ट में लिटरली पैरों के हाथ लगाया, एक नेता के पैरों के हाथ लगाया है। बस वो ये है कि ऑन रिकॉर्ड या ऑन कैमरा नहीं है, माफी मांग गया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप सोच कर देखो, केजरीवाल जो है मोदी जी के ऊपर आरोप लगाता है कि अडानी को पैसा दे रखा है, मोदी जी को के ऊपर सीधे सीधे हमले करना शुरू किया। यानी यहां जो मीडिया इस टाइम पर अमृतपाल सिंह, मनीष सिसोदिया के ऊपर, भगवंत मान के ऊपर कैमरे तान के खड़ा हुआ था, डाइवर्जन हो गया। और अब बहस जो अमृतपाल नहीं मिल रहा उसकी थी, वो बहस एकदम से मोदी जी की आ गई। ये तो शुक्र मनाने वाली बात है, अमृतपाल बेवकूफ निकला, उसे वो चाल समझ में ही नहीं आई और उसने पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर करने की 3 शर्तें रख दी। अच्छा, वो भी बढ़िया गेम खेल रहा है अपने आप में। ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर इन्होंने बातचीत कर ली और पकड़े गए तो उसका पता लग जाएगा, इसलिए शायद वो फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा। और वो फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा इसीलिए बचा हुआ घूम रहा है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि एक नूरा कुश्ती चल रही है जिसमें पंजाब पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है उसे पकड़ने का कि हाँ पकड़ा गया, वरना सोच कर देखो सारे पकड़े जा रहे हैं, बस वो अमृतपाल ही भाग रहा है और भाग रहा है। यहाँ देखा, वहाँ देखा, ऐसे देखा, वैसे देखा, घेर लिया, मार दिया, पीट दिया, पता ही नहीं क्या हो रहा है। और एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो रखी है और वो कन्फ्यूजन दूर दूर तक नहीं समझ में आएगी कि हो क्या रही है। अमृतपाल को बचाने का पूरा प्लॉट तैयार है। वो हरियाणा में घुसा, लेकिन जब दबिश देखी तो वापस भाग गया। शायद उत्तराखंड भी गया। यहाँ चारों तरफ से बॉर्डर सील कर रखे हैं, बाहर निकलने की किसी को परमिशन नहीं है। इसलिए ये डरपोक खालिस्तानी पाकिस्तान का कुत्ता जो इंडिया के अंदर भौंक रहा था, अब जब इसके 2 लट पड़े तो ये भागता हुआ नजर आया। पुलिस आ गई, पुलिस पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, ये सब औकात पता लग गई है इनकी। अब यहां केजरीवाल फंसा हुआ था तो इसने गेम खेल दिया। वो जो नूरा कुश्ती है उससे मीडिया को हटाए और कैसे भी करके मोदी के ऊपर कैमरे फिट करे। वो तो अमृतपाल बेवकूफ़ी दिखा गया और उसने अपना एक वीडियो जारी करके केजरीवाल के इस प्लान को ही फ्लॉप कर दिया। मैं सच बता रहा हूं, केजरीवाल सर पीट रहा होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। केजरीवाल सच में सर पीट रहा होगा कि इसके साथ हो क्या रहा है। ऐसा लपेट के मारा है ना इसको, इसने जो चाल चली थी वो इसी के ऊपर पड़ चुकी है, क्योंकि एक बेवकूफ घोड़े के ऊपर इसने सट्टा खेला था खालिस्तान के नाम का, और वो अब इसकी सत्ता को हजम करने की तैयारी। फंस चुका है केजरीवाल, तेरा प्लान एक्सपोज हो चुका है केजरीवाल।
तुझे दिल्ली से उतार के मानूंगा, ये साफ बात है। तूने दिल्ली का खजाना खाली किया, तूने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, हम सब झेल लेंगे, सारे नेता ऐसे करते हैं। लेकिन तूने देश के खिलाफ जो षड्यंत्र किया ना, इंटरनल सिक्योरिटी को, और तूने अपनी देश की, अपनी अस्मिता, हमारे देश की अस्मिता बेच दी एक सेपरेटिस्ट फोर्स को, जो पाकिस्तान की गोद में खेलने वाला खिलौना है। तुझे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तू गद्दार आदमी है, तू गद्दार आदमी है, तुझे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और तेरे खिलाफ तब तक आवाज़ उठती रहेगी जब तक तुझे सत्ता से बाहर नहीं कर दिया जाता, क्योंकि तू देश के लिए खतरा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।